दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। अगर हमने किसी कंपनी से, किसी फाइनेंस कंपनी से, एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से या किसी बैंक से, सारे देश में किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक से कोई भी लोन लिया है और वो किस्त हमारी बाउंस हो गई है, 1 2 4 5 कितनी भी बाउंस हो गई है, तो बैंक हमारा क्या कर सकता है इसमें। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अगर लोन लिया है, करनाल के बैंक से लिया है, करनाल में ही वो बैंक और करनाल में हरियाणा में ही मैं रहता हूं, मैंने अगर यहां से लोन लिया है तो मेरी जेल बैंक केरला में भी करवा सकता है, जो कि यहां से दिल्ली से 56 घंटे लगते हैं जहां पे जाने में। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बैंक मुझे वहां की जेल में पहुंचा सकता है। यहां से वो लगभग 5000 किलोमीटर दूर है और वहां पे भी मुझे बैंक वहां की जेल में भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा, जब भी हम किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई होम लोन लिया है या लैप लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब हमने अपनी प्रॉपर्टी पहले से खरीद रखी थी, हमने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास उससे कुछ पैसा ले लिया है और वो पैसा हमने उसको वायदा किया है कि हम उसका ब्याज सहित लौटा देंगे। अब इस केस में अगर हमारी किस्त बाउंस होती है, हमारा चेक बाउंस होता है, हमारा जो उसमें ईसीएस लगा हुआ है वो क्लियर नहीं हो पाता है, 1 2 3 या 5 किस्तें तक भी हमारी रुक जाती हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी जेल वाली बात नहीं है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारा होम लोन है या लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें बैंक हमारे साथ क्या करेगा, वो तो एक सिविल का मैटर है। अगर हमने किस्त नहीं भी दी तो बैंक हमारे ऊपर एक केस करेगा सिविल का, और हमारा ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन ही आके किसी पुलिस को लेके आएगा या किसी बदमाश को, जैसे मैंने रिकवरी एजेंटों के बारे में एक ये 54 छापे रिकवरी एजेंट जो इन्होंने पाल रखे हैं उसके बारे में मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में आप उसको देख सकते हैं। ऐसा उसको नहीं भेजेगा और ना ही भेज सकता है। भेज सकता है तो आपने क्या करना, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, वो आप मेरी प्रोफाइल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारा होम लोन या लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो बैंक हमारे ऊपर एक केस करेगा सिविल का, दीवानी का मुकदमा दायर करेगा और उसमें रिकवरी करने के लिए वो हमारे साथ उस केस लड़ेगा कि हमें उस या तो हम उसका पैसा दे, नहीं तो वो प्रॉपर्टी हमारी वो ऑक्शन कर देगा, उसको नीलाम कर देगा। लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है क्योंकि हमारे देश में कोर्ट बहुत कम है और मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उस केस में सालों लग जाते हैं। अब आगे दूसरे टाइप का लोन, बहुत से लोन हम लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन, इस टाइप के बहुत से तरह तरह के लोन होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड का लोन है तो उसमें भी कोई ऐसी जेल वाली बात नहीं है, वो उसको कुड़क कर देंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और हमें हमारा गोल्ड वापस नहीं देंगे। अगर और किसी तरह का लोन है और तो ये हमें जब भी हम लोन किसी भी बैंक या एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी से हम लोन लेते हैं तो हमारे साथ वो एक एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट में वो कुछ बातें इतनी लिखी रहती है, उसमें हजारों बातें लिखी रहती हैं। वो पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ना भी चाहे तो उनको नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो इतने छोटे छोटे उसके फाउंट होते हैं और वो सारी इंग्लिश में ही होती है। बहुत से आदमियों को हमारे देश में इंग्लिश आती भी नहीं है और बैंक तो सारे देश में काम कर रहे हैं, वो तमिल में भी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी भाषा है वहाँ की जो भी उनकी भाषा है उस, लेकिन वो तो अपना इंग्लिश में ही उसको लिखते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम कोई लोन लेते हैं पहले तो बैंक हमारे साथ एक एग्रीमेंट करता है और बैंक पहले क्या करते थे, ज़्यादातर अभी भी कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनी करते हैं, एक 3 चेक लेते हैं हमारे से। एक तो चेक लिया उन्होंने, भाई जितनी हमारी ईएमआई हुई, भाई वो ईसीएस लगा देंगे हर महीने। फॉर एग्जांपल मेरी किस्त है 12,000 रुपये, तो उसने 12,000 रुपये के एक चेक मेरे से ले लिया उस कंपनी या उस बैंक के नाम। दूसरा एक चेक और लेते हैं, वो ब्लैंक चेक ले लेते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो एज ए सिक्योरिटी रहेगा बैंक के पास, वो दूसरा चेक ले लिया। तीसरा एक चेक और ले लेते हैं, काटा मार देते हैं, उसको बोलते हैं कैंसल चेक। 3 चेक ले लेते हैं। पर आजकल क्योंकि जागरूकता आ गई है, लोग बिल्कुल ब्लैंक चेक नहीं दे रहे हैं बैंक या एनबीएफसी को, लेकिन फिर भी बैंक या एनबीएफसी ज्यादातर क्या करते हैं कि वो एक 3 चेक तो लेते ही लेते हैं। एक तो वो जितनी हमारी ईएमआई है, एक कैंसल चेक, और तीसरा ब्लैंक ना लेके आजकल उन्होंने एक
नए तरीके से चेक लेना शुरू कर दिया ताकि ग्राहक भी जो है वो संतुष्ट हो जाए। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 लाख रुपए का लोन है, वो तो 3 लाख रुपए, एक तो मेरी किस्त बनी थी 12,000 रुपए, उसने ईएमआई का भर दिया उसमें 12,000 रुपए, एक कैंसिल ले लिया और एक 3 लाख रुपए अमाउंट भर के उसमें चेक ले लिया और वो मुझे बोला गया बैंक या फाइनेंस कंपनी के द्वारा कि ये एज ए सिक्योरिटी है, हम इसे यूज नहीं करेंगे, अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो फिर बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मेरी किस्त मान लो 2 साल चली गई, अब ये हमारी 8-9 महीने या 12 महीने की मेरी किस्तें रही हुई हैं, अब मैंने बैंक का पैसा तो 1 लाख 1.25 लाख ही देना है। अब मेरी किस्त रुक गई, 1, 2, 4, 5 जितनी भी रुक गई, किसी वजह से मेरी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल हो गई और मैं वो पैसा नहीं भर पाया, तो वो बैंक क्या करते हैं, वो उस चेक को लगा देते हैं। अब जब हम लोन लेते हैं, ज़्यादातर जैसे बिजनेस लोन लिया, ज़्यादातर हमारा ईसीएस कैंसल होने का और चेक बाउंस होने का कारण क्या होता है, हमने कोई बिजनेस लोन लिया, किसी का 10 लाख का लिया, 50 लाख का लिया, हमें एक टारगेट बना के चलते हैं कि हमें इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना अगर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या किसी कारण से उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो गया तो हमारी ईएमआई जो है वो बाउंस होने शुरू हो जाती है या वो टोटली बाउंस हो जाती है, हमारे पास वो देने के लिए पैसा ही नहीं होता। अब बैंक क्या करता है, बैंक ने क्योंकि मुझे अगर 3 लाख रुपए का लोन दिया था, अगर मैंने पर्सनल लोन 3 लाख का लिया या किसी चीज का लिया या 30 लाख रुपए का भी लिया, 2-2.5 साल में उसकी किस्त भर चुका हूं, अब मुझे देने हैं उसके सिर्फ 6 महीने के पैसे। अब वो 6 महीने की बजाय उसने तो वो 3 या 30 लाख रुपए के ऊपर मेरे से साइन करवा रखे हैं और मेरा सिक्योरिटी चेक वो ले एज ए सिक्योरिटी मेरा चेक ले रखा है। अब वो क्या करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे मैं हरियाणा में करनाल में रहता हूं तो मुझे वो केरला जेल में कैसे पहुंचा सकते हैं, वो इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। देखो, कोई भी बैंक है, प्राइवेट है या सरकारी है, कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, लगभग सारे देश में फाइनेंस का लोन देने का काम करते हैं। अब इनके लिए तो ईजी है, इनके लगभग सारे देश के सारे कोनों पे इन्होंने वकील लगा रखे हैं, परमानेंट जॉब पे रखे हुए हैं, उनको ये पर मंथ की सैलरी देते हैं। उनका काम ही है बैंक या एनबीएफसी के लिए उनका केस लड़ना। अब मेरे ऊपर केस किस तरीके से मुझे केरला जेल में पहुंचा सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। ये क्या करेंगे, मेरी 2, 4, 5 किस्त बाउंस होगी, पहले तो वही चवन्नी छाप बदमाश भेजते हैं, वो जो फोन करवाते हैं, इन्होंने जो हायर किए हुए हैं, जो रिकवरी एजेंट है, मैं उनके दावे में नहीं आया, तो ये क्या करते हैं, उस चेक को यहां नहीं लगाएंगे यहाँ के बैंक में, उस चेक को केरला के बैंक में लगा देंगे। अब केरला यहां से, मेरे यहां से तो लगभग दिल्ली से 5600 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर के करीब है और 56 घंटे दिल्ली से लगते हैं। मेरे यहाँ से 4 घंटे और 60 घंटे मेरे को दिल्ली जाने में लगेंगे अगर मैं बाय ट्रेन जाऊं तो। यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। अब वहाँ पे चेक उन्होंने बाउंस करवा दिया। अब बाउंस जब चेक हो जाता है, जिस शाखा में चेक, वो जिस ब्रांच में बाउंस होएगा, 138 में उसी चेक के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। अब जिस ब्रांच में मेरा चेक बाउंस हुआ, वो जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो ब्रांच आती है, उसी कोर्ट में ही मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड वो बैंक या फाइनेंस कंपनी कर देती है। अब फॉर एग्जांपल उसने मेरा जो चेक था वो केरला में लगाया, अब केरला में ही वो बाउंस हुआ, तो वो उसी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में चला गया जहां पे उसने वो चेक लगाया था। अब वो क्या करेगा, वहां पे मुझे एक, वहां के वकील से मुझे एक नोटिस भेज देगा। सबसे पहले नोटिस आता है, उसमें मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं दे ही देता, तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो 15 दिन के बाद फिर वो मुझे एक, वहां से वो मेरा एक नोटिस इशू करेंगे, कोर्ट से मुझे आएगा उधर से। तो अगर मैं वहां पे 1 तारीख पे नहीं पेश हुआ तो वो मेरा बेलेबल वारंट भी इशू कोर्ट कर सकती है। 3-4 तारीखों पे मैं नहीं पेश हुआ तो कोर्ट मेरा नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, क्योंकि ये जो केस है 138 का, ये आपराधिक मुकदमा है, ये क्रिमिनल केस है, ये सिविल का केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। अब मैं 3-4 तारीखों पे नहीं गया तो नॉन बेलेबल वारंट मेरा इशू हो सकता है वहां से, केरला की कोर्ट से। अब मैं फिर भी नहीं गया, मैं जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो मुझे कोर्ट भगोड़ा घोषित कर सकती है। वहां की पुलिस मुझे, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, यहाँ पे इंटीमेशन आ सकती है, पुलिस मुझे कहीं भी किसी भी स्थिति में
जहां भी मैं मिलूंगा मुझे अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद सीधा मुझे केरला लेके जाएंगे, उस कोर्ट में पेश करेंगे। और जब, क्योंकि मैं भगोड़ा हो चुका हूं, मुझे कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में माननीय कोर्ट भेज सकती है। अब जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत का मतलब है कि 14 दिन के लिए कम से कम मुझे जेल में जाना पड़ेगा। अब जेल में कहां जाना पड़ेगा? करनाल की जेल में नहीं जाना पड़ेगा, केरला की जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम वहां हुआ, मेरा चेक वहां पे बाउंस हुआ। यह अब मैं वहां चला गया, अब मैं वहां पे उन्होंने बंद कर दिया। 14 दिन के बाद मेरे पारिवारिक यार प्यारे रिश्तेदार वहां आएंगे, मेरी जमानत करवाएंगे। जमानती चाहिएगा, शनाख्ती चाहिएगा, वकील करना पड़ेगा और उसके बाद केस चलेगा। अगर मैं पहली तारीख पे पेश भी हो गया तो भी, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, इसमें मुझे जमानत करवानी ही करवानी पड़ेगी। वहां पे केरला में जाके मुझे जमानत करवानी पड़ेगी, फिर भी वही जमानती चाहिएगा, शनाख्ती चाहिएगा और वहां पे मुझे एक वकील करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे यहां से लगभग 5000 किलोमीटर है और 56 घंटे वहां लगते हैं, 4 घंटे 60 घंटे हो गए, तो 2.5 दिन तो मेरे जाने जाने में लगे और 2.5 दिन फिर वापसी आने में लगेंगे मुझे अपने घर। 5 दिन तो मेरे वैसे ही खत्म हो गए और 1 दिन मुझे पहले भी जाना पड़ेगा, जितनी मेरी तारीखें लगेंगी। हमारे देश में लगभग सभी कोर्टों में, छोटी कोर्टों में भी 80-100 केस रोज होते हैं, उनमें ज्यादातर तारीख लगती है 4-5 साल केस लगभग, दीवानी का या फौजदारी का, ये लगभग वहां पे चलते ही चलते हैं। 138 का केस होता है, चेक बाउंस का, ये लगभग चलता ही है। अगर मैं वहां से जमानत करवा के अपने घर आ भी गया, फिर मेरी तारीख लगेगी तो मुझे फिर 5000 किलोमीटर अपने घर से जाना पड़ेगा, जिसमें अगर मैं ट्रेन का किराया भी लगाऊं तो लगभग 7-8 हजार रुपये मेरा आने जाने का किराया होगा, खाने पीने का खर्चा अलग से, और मुझे वहां पे जाके कोई होटल लेना पड़ेगा, 1 दिन के लिए स्टे करना पड़ेगा, तो मेरा लगभग 1 तारीख पे 10,000 रुपये मेरा खर्चा होएगा। और वकील लेगा जो फिर 20-30-50 हजार रुपये जो मेरी वकील फीस लेगा वो अलग से है। अब ये मैटर नहीं करता कि मैंने बैंक के देने ही 6,000 रुपये हैं सिर्फ, और मैं वो 6,000 नहीं, वो बैंक फिर भी उस चेक को बाउंस करवा के वहां कर सकता है, चाहे मैंने 60 लाख रुपए देने हैं, 6,000 रुपए देने हैं, 60,000 रुपए देने हैं या 6 लाख रुपए देने हैं। तरीका बैंक का यही है। बैंक इस तरीके से या फाइनेंस कंपनी इस तरीके से आदमी को हरास कर देती है, बिल्कुल वो परेशान हो जाएगा दिमागी रूप से, क्योंकि वो इतनी दूर उसको आना जाना पड़ेगा। 1 हफ्ते में जो वो काम करता है वो उसका काम भी खराब हो जाएगा सारा, और उसके 10,000 रुपये उसकी पॉकेट से फिर निकलेंगे, तो वो क्या सोचेगा, यार कि मैं इनके पैसे दे ही दूं। तो हमें क्या समझना चाहिए, पहली बात तो हमें बिना बात के, बिना जरूरत के लोन नहीं लेना चाहिए, और लोन किसी जरूरत में अगर हमें ले तो हमें अपने बजट के हिसाब से लेना चाहिए कि हम इतना पैसा इनका पे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अननेसेसरी बिना जरूरत के हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और ये जो हम चेक देते हैं, ये चेक बहुत सोच समझ के देना चाहिए। चेक ये देना कोई मजाक नहीं है, बल्कि आजकल तो जो हमारे ऊपर कोई कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बैंक या कोई एक अननोन आदमी भी हमारे ऊपर केस करता है, जितने के चेक अमाउंट में अमाउंट लिखा होता है उसका 20% कोर्ट के द्वारा अगर आदेश आ जाए तो 20% पैसा हमें पहले जमा करवाना पड़ता है, तब वो केस चलेगा, नहीं तो पहले दिन ही जाओ भाई जेल में। और जब डिसीजन आएगा, क्योंकि हमने उस पर साइन कर रखे हैं, वो चेक भी हमारा ही है, तो जितना अमाउंट उस चेक में लिखा होगा, मान लो 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो 100% तक हमारे ऊपर कोर्ट प्लेंटी लगा सकती है, हमें 6 लाख रुपए उसके आदमी के देने पड़ सकते हैं, और हमें 2 साल की सजा भी इसमें हो सकती है। और एक देखने और समझने योग्य इसमें यह बात है कि जिस दिन हमारा केस चल जाता है, फॉर एग्जांपल 4 साल चला, 5 साल चला केरला में, और मैं उसको केस को लड़ रहा हूं, मान लो मेरा अमाउंट ही 60 लाख रुपए है या 2 करोड़ रुपए है, तो फिर वो 10,000 रुपये मेरे लिए भी कोई मायने नहीं रखता कि मुझे 2-4 महीने में 10,000 रुपये लगन दे भाई, मैं भी सोच रहा चलन दे। लेकिन वो जो 60 लाख रुपए, अगर 2 करोड़ रुपए भी है, जितनी भी रकम है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक लगाता रहता है, और उसमें हम 100% हारते हैं। तो हमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें लोन लेना चाहिए, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।